हे एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी बिहार एसआई के मॉक टेस्ट में। तो जितने हमारे सभी प्यारे एस्पायरेंट्स हैं सभी दिवाली वगैरह मना चुके हैं, सभी लोग बहुत हैप्पी हैं। तो अब इस हैप्पीनेस के साथ ज़रा अपना एक टेस्ट ले लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने कुछ इजी क्वेश्चंस हैं साइंस से रिलेटेड, आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस है। जनरली इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आई हैव पिक्ड अप। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके, इनको ज़रा हम करते हैं और साथ साथ क्या करेंगे, एक सेकेंड, और साथ साथ क्या करेंगे, ये भी जज करते जाएंगे कि भैया आप लोगों का स्कोर कितना रहा, क्या रहा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आता है वो है, फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने करी, या फिर जिसको हम कह देते हैं आम भाषा में रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी। ए है बैकेरेल, बी है रदरफोर्ड, सी है क्यूरी और डी आ जाता है रॉन्टगन। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। क्या आएगा इसका आंसर कि भैया इनमें से रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी थी, बैकेरेल, रदरफोर्ड, क्यूरी या फिर रॉन्टगन। तो यहाँ देखिए ये जो तीनों हैं, बैकेरेल, रदरफोर्ड और क्यूरी, इनके नाम से हमें क्या मिलती है, इनके नाम से हमें यूनिट्स मिलती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसने खोजा इसे, तो यहाँ पे हमें बैकेरेल मिलते हैं, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अपने इस रेडियो धर्मिता को खोजा था इधर। और ये जो विलियम रॉन्टगन हैं, इन्होंने क्या खोजा था, इन्होंने एक्स रेज को खोजा था। ठीक है, इन्होंने एक्स रेज को खोजा था। और रेडियो एक्टिविटी को किसने खोजा था, हेनरी बैकेरेल ने खोजा था। ठीक है, अच्छा अभी जो है आई एम नॉट एबल टू वॉच योर कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स के ऊपर अब मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार आंसर्स करते रहना है और अपने आप को खुद चेक करना है कि भैया आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आप लोगों के सामने। CH4 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। जो CH4 है वह निम्न में से किसका आपका केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र होता है। इथेन का, मीथेन का, प्रोपेन का या ब्यूटेन का। तो देखो जितने हमारे सभी प्यारे छात्र हैं यहाँ पे, जितने हमारे सभी प्यारे छात्र हैं सभी को मैं एक बार ये बता दूं कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आपको जब भी कार्बन एंड कंपाउंड्स करने होते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें याद रखिएगा कि कार्बन की संख्या के आधार पे आप क्या करते हो, कार्बन का नाम देते हो या कार्बन फैमिली का नाम देते हो। यहाँ पे देखिएगा सब में यहाँ पे एन लगा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे नामों के पीछे हमारे सरनेम लगे होते हैं ना, जैसे मैं बोलती हूँ मैं पूर्णिमा गौर हूँ, आप लोग हैं, आप लोगों के भी अलग अलग नाम हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर नाम की अगर मैं बात करूँ तो अलका चौहान यहाँ पे आती हैं, तो चौहान क्या हुआ, उनका सरनेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे इस कार्बन कंपाउंड के अंदर जो एन लगा हुआ है ये इनका सरनेम हो जाता है। ठीक है, जैसे उषा सैनी के पीछे जो सैनी लगा हुआ है वो क्या है, वो आपका सरनेम हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसी सरनेम के आधार पे हम कार्बन को डिसाइड करते हैं कि ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, कार्बन तो हमें इससे पता चलता है कितने कार्बन हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं वो हमें इससे पता चलता है। अब आप कहोगे मैम कैसे, तो ये जिसकी भी फैमिली के पीछे एन लगा होता है ना, ANE, तो उसको हम कहते हैं कि भैया ये एल्केन फैमिली से है। ठीक है, कौन सी फैमिली से है,
एल्केन फैमिली से है, और इस एल्केन फैमिली का तो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n+2। ठीक है, क्या है? CnH2n+2, जहाँ पे n क्या है? किसी भी एक नंबर ऑफ कार्बन को दर्शा रहा है। यहाँ पे देखो, जब आपकी C की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे इसको कहते हैं मिथ। जब इसकी वैल्यू 2 होती है तो हम इसको कहते हैं इथ। जब इसकी वैल्यू 3 होती है तो हम इसको कहते हैं प्रॉप। जब इसकी वैल्यू 4 होती है तो हम इसको कहते हैं ब्यूट। जब इसकी वैल्यू 5 होती है तो यह क्या होता है? पेंट होता है। 6 होगी तो हेक्स होगा। 7 होगी तो क्या होगा? हेप्ट होगा, ऑक्ट होगा, डेक होगा। इस प्रकार से आपके ये नंबर्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में जनरली जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो पेंटेन तक देखे हैं। ठीक है, तो पेंटेन तक तो एटलीस्ट ध्यान रखना ही है, इनकी पेंट तक तो ध्यान रखना ही है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब हमें क्या करना है? हमें बताना है CH4 की वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? C हमने रख लिया 1, मतलब C हमने एक कार्बन रखा तो N की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे H2 × 1 + 2, जब हमने यह देखा तो हमें क्या मिला? CH4 मिल गया। इसका मतलब बात तो बिल्कुल सही है भैया कि ये एल्केन फैमिली का है और कार्बन है इसमें एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक कार्बन वाला मिथ और इसका सरनेम लगा एन, तो यह क्या हो जाता है? मिथ एन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिथेन। ठीक है, होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हुई हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले। अच्छा, अगर यहाँ पे पूछते कि बताओ जी ब्यूटेन क्या है, तो यहाँ पे और देख लेते हैं हम इनको। तो यहाँ देखो, इथेन क्या हो जाएगा आपका? इथ मतलब 2, तो यहाँ पे C2 हो गया, और एन फैमिली है तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 × 2 = 4 + 2 = 6, तो ये क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाता है। प्रोपेन की बात करूँ, C3 हो जाएगा क्योंकि 3 कार्बन की बात हुई है, और एन फैमिली तो H2n+2 यानी कि 3 × 2 = 6 + 2 = 8, C3H8 हो गया। ब्यूटेन की बात करती हूँ, C4H10 हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या हो गए आपके जो अनदर ऑप्शंस हैं, हमने उसको भी एक बार रीड आउट कर लिया है कि हम कैसे यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए, और हाँ, यहाँ पे एल्केन फैमिली की सबसे अच्छी बात क्या होती है? यहाँ पे हमें सिंगल कार्बन बॉन्ड मिलता है, यानी कि 2 कार्बनों के बीच में एक ही रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, एक ही बस रस्सी बंधी हुई होती है, जिसको हम सिंगल कार्बन बॉन्ड बोलते हैं या फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कार्बन बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन यह कुछ ऐसा था कि जो अगर समझाया ना जाता तो शायद आप लोग आगे दिक्कत होती है आपको। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला सवाल ऐसा है कि जनरली चीज़ों में इसको पूछ लिया जाता है कि भैया ऑक्सीजन की खोज किसने करी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या उत्तर देंगे? कार्ल शील, हुक, हीजनबर्ग या विलियम्स? क्या उत्तर रहेगा आप लोगों का? ऑक्सीजन की खोज किसने करी है? तो यहाँ देखिए आंसर क्या आ जाता है आपका? कार्ल शील यहाँ पे उत्तर आ जाता है कि भाई यही वो पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था? ऑक्सीजन की खोज करी थी। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज करने वाले कौन आ जाते हैं आपके? कार्ल शील आ जाते हैं। ठीक है, कार्ल शील यहाँ पे आ जाते हैं जिन्होंने क्या किया था? ऑक्सीजन की खोज करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आ जाता है आपका? सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर कूलिंग ऑफ अ लिक्विड डैश। जो सुपर कूलिंग होती है, यानी कि जब तरल किसी पदार्थ को हम अतिशीतित करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? अतिशीतन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कि हम उस लिक्विड को कूल कर रहे हैं एट द फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल, उस लिक्विड को हमने फ्रीजिंग पॉइंट पे कूल कर दिया, हिमांक बिंदु पर उसको
रख दिया है। दूसरा है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु से निम्न ताप पर रखा, कम टेम्परेचर पे रखा। तीसरा है एट मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु पर रखने से है। और लास्ट आ जाता है एट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक बिंदु से ऊपर टेम्परेचर पे रखने पे हम क्या कहते हैं कि भैया उसकी सुपर कूलिंग हो गई। तो देखो जब भी मैं सुपर कूलिंग की बात करती हूँ, मैंने हीट वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था हम लोगों ने कि ये जो आपका सुपर कूलिंग होता है, मतलब हीट वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके अंदर कुछ गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो गतिज ऊर्जा होती है, इसके कारण क्या होगा, ये जो आपके पार्टिकल्स हैं इधर उधर मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी चीज़ को सुपर कूल कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को सुपर कूल करते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या है, उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं रही। और क्योंकि उनके अंदर कोई किसी प्रकार की एनर्जी नहीं रहती है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भैया अगर कोई एनर्जी नहीं रही तो हम क्या करें, तो वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं रही तो इस पार्टिकल के अंदर क्या होगा, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी ओके। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या पता चलता है कि भाई एक ऐसा टेम्परेचर, जब हम इसके फ्रीजिंग टेम्परेचर, जब वो जम जाए वो लिक्विड, उससे नीचे जब हम किसी चीज़ को लेके आते हैं तो उसके जो पार्टिकल है ना, जो अभी ऐसे 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 मोशन में हैं, वो मोशन वाले पार्टिकल्स एकदम स्थिर हो जाते हैं, ऐसे एकदम फूल के बैठ जाते, गुस्सा होके बैठ जाते। तो गुस्सा होके बैठ गए मतलब गुस्सा नहीं, एकदम शांत होके बैठ गए हैं। तो शांत होके जो बैठ गए हैं वो कैसे हुए, क्योंकि हम उनको फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे हमने उसको क्या कर दिया, वो कर दिया, जमा दिया, ठीक है। तो इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मतलब इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सुपर कूलिंग कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, सुपर कूलिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The atomic theory of the matter was given by, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एटमिक थ्योरी यानी कि परमाणु का जो सिद्धांत था, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, वह किसके द्वारा दिया गया था, एवोगैड्रो के द्वारा, डेल्टन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या पास्कल के द्वारा। यहाँ पे क्या आप उत्तर देंगे, भैया इनमें से कौन थे जिन्होंने यह चीज़ दी थी। तो देखो एटमिक थ्योरी को, देखो बहुत सारी एटमिक थ्योरीज आती है, लेकिन आपको कैसे ध्यान रखना है, याद करने का एक सिंपल तरीका क्या होता है, आप बस ना इनको इनके नाम से ध्यान रखो। डेल्टन्स एटमिक थ्योरी, यानी कि डेल्टन की एटमिक थ्योरी। तो यहाँ पे देख लो, अब डेल्टन का नाम कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आप यहाँ क्या उत्तर मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी, डेल्टन को आप उत्तर मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन वॉज गिवन बाय, विकिरण का क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, आइंस्टीन ने, बोहर ने, प्लैंक ने या फिर एस.एन. बोस यानी कि सुरेंद्रनाथ बोस ने। तो देखो जब क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बात आती है तो फिर से एक थ्योरी आ गई, और फिर मैं क्या बोलूँगी कि कैसे याद रखना है आपको याद रखना है साइंटिस्ट के नाम के साथ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा फिर आपका कि यह जो थ्योरी है वह किसने दी है, प्लैंक ने दी है, ठीक है। जिन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट दिया वही हैं क्वांटम थ्योरी के संस्थापक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपका होमवर्क क्या है यहाँ पे। तो आपका होमवर्क है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। जब मैंने आपको लाइट चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी और बताया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या रोल होता है आपके स्पीड ऑफ लाइट में, ठीक है। जो प्लैंक्स नंबर है वह क्या होता है आपको यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अरे ये लो, यहाँ पे इस प्रकार से आएगा ये 100 × 9/5 + 32 जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि भाई यहाँ पे 9 2 18, 180 + 32,
ठीक है, यह कितना हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको यहाँ पे मिल जाता है। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, यह क्या हो जाता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू बताता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे उत्तर आ जाता है। ठीक है, आपको जनरली याद भी होगा 212 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन इसको फॉर्मूले को दर्शाने के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, कई बार जो है ना मेरे दिमाग से भी उतर जाता है फॉर्मूला, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सोडियम मेटल इज केप्ट इनसाइड। जो सोडियम मेटल होता है वह इनमें से किस में रखा जाता है, सोडियम धातु किसके अंदर रखा जाता है, कैरोसिन में यानी कि मिट्टी के तेल में, अमोनिया में, पानी में या वायु में। तो देखो, जब मैं सोडियम धातु की बात करती हूँ, ये सोडियम धातु ना ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी क्रिया कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है कि ये रहा ऑक्सीजन, जैसे ही उसको मिला उसके साथ जल गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम एयर में नहीं रख सकते, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। पानी में भी ऑक्सीजन होता है, उसके साथ रिएक्ट करके ये जल जाता है। और आपने सुना होगा पानी में आग लगाई किसी चीज़ में, तो वो क्या है, वो इसी किसके कारण, सोडियम के कारण होता है। अमोनिया में भी ये रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन कैरोसिन ऑयल के अंदर यह रिएक्ट नहीं करता, और इस वजह से हम सोडियम को किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसी के जैसा एक और तत्व होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरस। ये एक अधातु है, नॉन मेटल है, और इसको हम पानी में रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए हम इसको वाटर के अंदर रखते हैं, और ये पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। इस वजह से यहाँ क्या होगा कि फॉस्फोरस को हम जल में रख पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आपका सोडियम होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्टिविटी सीरीज जब हम देखते हैं, ठीक है, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और जल जाता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि सोडियम को हम पानी में नहीं रख सकते, लेकिन कैरोसिन ऑयल में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। आवर्त सारिणी में कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, ट्रांजिशन धातु यानी कि संक्रमण धातु, एल्कलीन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय भू मेटल, क्षारीय भू तत्व। तीसरा आ जाता है नोबल गैस, यानी कि ये आपकी आ जाती है, नोबल गैस की हिंदी क्या होती है, नोबल गैस की हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रही है। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है आपका एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु। और नोबल गैस की हिंदी क्या होगी, यह होती है निष्क्रिय धातु। अब तो उत्तर पता ही लग गया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा उत्तर, यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा कि ये जो नोबल गैस जो होती हैं यह क्या है, यह आपकी नोबल गैस जो होती हैं ये आपकी क्या हैं, सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, कोई जो सबसे कम क्रियाशील जो प्रतिक्रियाशील जो तत्व होता है, धातु नहीं सॉरी, तत्व जो होता है वह आपकी नोबल गैस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है आप लोगों के लिए। एल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर। जो एल्कोहल होता है वह जल से अधिक वाष्पशील होता है, वॉलेटाइल होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज इट्स डैश इज लोअर देन वाटर। क्या क्वेश्चन हो गया ये? तो देखो दोबारा समझो सवाल को। एल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर बिकॉज इट्स डैश इज लोअर देन वाटर। एल्कोहल जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं क्योंकि उनके डैश जल से कम होते हैं। इट्स बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसके हम बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व की चर्चा कर रहे हैं, उसकी विस्कोसिटी यानी कि उसकी श्यानता की चर्चा हो रही है, या फिर उसका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की बात हो रही है। तो देखो जब भी हम वॉलेटिली की बात करते हैं कि कितना वाष्पशील होगा कोई चीज़, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है,
ठीक है, वो जल्दी उबल जाता है। उसको थोड़ा सा भी अगर आप बोल दो ना कि भाई उसने पता है ऐसा ऐसा किया, वो आग बबूला हो जाएगा, कह देगा मैं जो है ना उसका कत्ल करने जा रहा हूँ, और जो है ना क्या करेगा भैया, उठाएगा अपनी बंदूक, निकालेगा शोकेस में से, चल देगा कि आज तो उसकी खैर नहीं। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहा, आपने एक छोटी सी चिंगारी लगाई या छोटी सी बात बोली और वो जो है उसका पारा एकदम हाई हो गया, तो इसका मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा वाष्पशील है। ऐसे ही आपके जो तत्व होते हैं जो कम टेम्परेचर पे उबलने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि भैया वो आपके वॉलेटाइल होते हैं। अब जो जल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो आई थिंक एल्कोहल होती है इसके 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इनमें से कौन ज़्यादा वाष्पशील होगा? आप कहोगे मैम एल्कोहल का कम ऊर्जा दे के जो हम किसी का कत्ल करा सकते हैं, यानी कि उसको उड़ा सकते हैं, उसको जेल भिजवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पानी को थोड़ा ज़्यादा हमें इग्नाइट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा हो रही है कि हम कितना ज़्यादा उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो उड़ने लग जाए, भाप बनने लग जाए, बॉयल होने लग जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की चीज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द गैसेज यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज आर, जो नाविकों के श्वसन गतिविधियों में जिन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है वह कौन सी होती हैं? ए ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। बी होती है ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम की बात हो रही है। तीसरा है ऑक्सीजन एंड आर्गन, यानी कि ऑक्सीजन और आर्गन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। और लास्ट आ जाता है ऑक्सीजन एंड नियॉन। तो देखो मैं अगर सिंपल सी बात करूँ किस चीज़ की, कि अगर हम किसी भी इंसान की बात करते हैं और वह इंसान पानी के अंदर डीप अंडर वाटर डाइविंग करने जाता है, तो उस डीप अंडर वाटर डाइविंग के लिए उसको सांस लेने की ज़रूरत है। भैया हमारे पास तो गलफड़े होते नहीं हैं, हमारे पास तो गिल्स होती नहीं हैं कि हम क्या करें, हम सीधा का सीधा अंदर चले जाएं। ठीक है, हम सीधे अंदर जाएं और अंदर जाके हम सांस लेने लग जाएं। लेकिन जब हमारे पास डीप अंडर वाटर डाइविंग हमें करनी ही जानी है, क्योंकि हम पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, गलफड़े नहीं हमारे पास फेफड़े हैं और फेफड़े पानी से ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल कर पाते, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमें किसी और चीज़ को, मतलब अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाने की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ लेके जानी पड़ेगी जो क्या हो, जो आपके ऑक्सीजन को नीचे लेके जाने में हमारी मदद करे, हमारे रक्त के अंदर वह घुलनशील ना हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो निष्क्रिय गैस मिलती है वह क्या है, वह यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगी कि उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसकी तरह, आपके गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में मिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि अगर हम बात करें किस चीज़ की, एक सेकेंड, हाँ चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द गैसेस यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज, वो क्या हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन और हीलियम हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई ऑक्सीजन और हीलियम? क्योंकि हीलियम आपके किसी के साथ भी रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं करती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ऑक्सीजन और हीलियम, इसका उत्तर मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, द गैस यूज्ड टू फिल अप द टायर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इज, इनमें से कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम एयरक्राफ्ट के अंदर उसको भर सके? तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा कि ये जो गैस है यह कैसी होनी चाहिए बच्चे, यह आपकी हल्की गैस होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या रहेगी कि ये वाली जो आपकी गैस है इसके अंदर क्या चीज़ हमें मिलेगी कि ये ऐसी हल्की हो और ऊपर जाके बर्न ना हो जाए, तो इसी वजह से हमें ऐसी गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो आपकी गैसेस अवेलेबल है हमारे पास वो कौन कौन सी आ जाती हैं, वो आपकी आ जाती हैं, या तो भैया यहाँ आप हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लो, ठीक है, या तो आप हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लो, या फिर आप हीलियम इस्तेमाल कर लो, या आप नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लो, या तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लो, या फिर आप नियॉन इस्तेमाल कर लो। तो आपके ऑप्शन में क्या आंसर आएगा कि भैया यहाँ नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है आपके टायर्स में। क्यों? क्योंकि भाई ये जो हीलियम होगी ना, यह क्या होगी, यह
रिएक्टिव हो सकती है, ऊपर भारी भी होगी और रिएक्टिव भी होगी, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है यह जलती नहीं है, ये ऊपर के टेम्परेचर, इसको बहुत जलने के लिए या इसको गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि हीलियम को उतने टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है आपका, सी नाइट्रोजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इनर्ट गैसेस, जो आपकी निष्क्रिय गैस है इसकी खोज किसने करी थी, प्रिस्टले एंड फॉकैट। दूसरा आ जाता है आपका रैमसे, तीसरा है शील और चौथा है केवेंडिश। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनर्ट गैसेस की, तो इनर्ट गैसेस की खोज किसने करी थी, जल्दी से एक बार उत्तर करेंगे। देखो, सबसे पहली बार जब आपकी किस भी इनर्ट गैसेस की बात आती है तो विलियम रामसे थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अभी पता है दो ऑप्शन देख के लग रहा था ना कि जो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिस्टले एंड फॉकैट हो जाएगा, लेकिन जो विलियम रामसे है इन्होंने पहली बार आपकी नोबल गैसेस को खोजा था, तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाता है आपका, विलियम रामसे आ जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। Bose-Einstein condensate was achieved by 3 scientists. Which of the following was not included? इनमें से कौन इसमें इंक्लूडेड नहीं थे? ए है कॉर्नेल, दूसरा है आपका कैटरल, तीसरा है आपका वीमेन और चौथे हैं आइंस्टीन। तो इनमें से किसने जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को क्या नहीं किया था, रीच नहीं किया था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आइंस्टीन के नाम से बेसिकली बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आ जाता है, लेकिन आइंस्टीन ने इसको अचीव नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ इसकी थ्योरी को रेटिफाई किया था। तो यहाँ पे आइंस्टीन आपके वो साइंटिस्ट आ जाते हैं जिन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को अचीव नहीं किया था। ठीक है, जबकि आपके ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं, वीमेन, कॉर्नेल और आपके कैटरल, ये क्या हैं, इन्होंने इस कंडीशन को अचीव किया और इस वजह से इनको आगे चल के नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स वेरी एज। कोई भी जो लिक्विड होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर लिक्विड है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह किस चीज पर निर्भर करता है या किसके हिसाब से वह बढ़ता है या घटता है, प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, या फिर आपके वाष्प दाब के हिसाब से। अरे ये क्या हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स जो होगा वह किसके हिसाब से, क्वथन बिंदु किसी भी तरल पदार्थ का बदलता है, आपको यह बताना है कि किसी भी चीज का क्वथन बिंदु इनमें से किसके हिसाब से बदलता है। तो यहाँ देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिंपल सी चीज है, क्या चीज डिपेंड करती है भाई, देखो अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वहां पे हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है, तो टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं, कौन सा, यहाँ पे लिखा है वायुमंडलीय, बाद बढ़ता है, अच्छा ये ना उल्टे हो गए ऑप्शंस, ये आ जाएगा यहाँ हिंदी वाला वायुमंडलीय ताप दाब ऊपर आ जाएगा, इसको ऊपर कर देते हैं, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है बढ़ने पर, दूसरा है आपका ताप बढ़ने पर, तीसरा है वॉल्यूम, यहाँ पे जो आपका इसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, इसकी वॉल्यूम, आयतन बदलने पर सवाल में थोड़े से चेंजेस हैं तो इसको लिखना पड़ रहा है मुझे। डेंसिटी की जब मैं बात करती हूँ तो डेंसिटी तो डेंसिटी इसकी क्या होगी, घनत्व बोलते हैं हम इसको,
घनत्व चेंज होने पर, बदलने पर। सवाल यह कह रहा है कि अगर किसी भी चीज़ का हम बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, तो वह किसके आधार पे चेंज होता है? क्या प्रेशर चेंज करने पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज करने पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज करने पे होता है, या डेंसिटी चेंज करने पे होता है? तो देखो, अगर मैं वायुमंडलीय दाब, तापमान, आयतन या फिर घनत्व की बात करूं, तो इनमें से अगर हम किसी भी चीज़ का प्रेशर चेंज करते हैं, भाई आपने देखा होगा ना, हम आजकल क्या यूज़ करते हैं? प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेशर कुकर हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, आप जो भी आपने सब्जी पकानी है उसको हमें पानी में पकाना है। जब वो जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन जब हमें उसको क्या करना होता है, जब हमें उसको पकाना जल्दी है, तो हम उस पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बढ़ा देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही आपने प्रेशर चेंज किया, वैसे ही उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? प्रेशर चेंजेस। और ये किस चीज़ पे आधारित है? मतलब जो प्रेशर कुकर है वो इसी प्रिंसिपल पे आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका? पाइप्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर। जो पाइप्ड नेचुरल गैस होती है वह निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल करी जाती है? माइनिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, एनेस्थीसिया के लिए या कुकिंग के लिए? इनमें से किसके लिए आपकी पाइप्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है? तो आपने सुना होगा आजकल घरों के अंदर पाइपलाइन आ रही है। ठीक है, आजकल घरों के अंदर पाइपलाइन आ रही है। किस चीज़ के लिए? कुकिंग के लिए आपकी पाइपलाइंस इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी से हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। यह आपकी कुकिंग में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें से क्या हाइड्रोजन को अम्ल में से विस्थापित करके लवण बनाएगा? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट? तो देखो यहाँ पे जो सोडियम है ना, ये जो सोडियम है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यह है किसी भी एसिड में से सोडियम को हटा देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या बना लेगा भाई? यह बना देता है सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये NaCl बना देगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कुछ इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनती है और यहाँ पे उत्तर आ जाता है आपका सोडियम। ठीक है, बाकी अगर मैं सिल्वर, फॉस्फोरस और सल्फर की बात करूँ, सल्फर और फॉस्फोरस तो आपके रिएक्टिव ही नहीं है। नेक्स्ट क्या? सिल्वर क्या होता है कि यह मेटल है लेकिन ये रिएक्टिव नहीं होता बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अकेला रिएक्ट नहीं करता है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा सा हो गया ये तो। चलो जी, अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ओजोन में होता है डैश। ओजोन में क्या होता है? ओजोन कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन या ऑक्सीजन एंड कार्बन। आप क्या उत्तर देंगे कि भैया ओजोन जो होता है वो होता है O3। ठीक है, इस ब्रांड के अब आजकल क्या आ रहे हैं? इस ब्रांड के आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो O3 होता है इसके अंदर क्या मिलेगा? क्या हमें खाली ऑक्सीजन मिल रहा है? तो हम कहेंगे जी मैम फॉर्मूले में तो यही मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपका? माचिस की तीली में फॉस्फोरस का कौन सा अपरूप इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि जो हम फॉस्फोरस इस्तेमाल करते हैं माचिस की तीली पे, तो वो कौन सा फॉस्फोरस का एलोट्रॉप होता है? कोई सा भी फॉस्फोरस ले सकते हैं, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस या पर्पल फॉस्फोरस। तो आपने कई बार सुना होगा इस बारे में कि जो आपका रेड फॉस्फोरस होता है उसको अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? माचिस की तीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे लाल फॉस्फोरस उत्तर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। इनमें से कौन सा ऑक्साइड निष्क्रिय होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल? कौन सा ऑक्साइड किसी अन्य के साथ रिएक्ट नहीं करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या फिर आपका SiO2। इनमें से कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है? न्यूट्रल का मतलब ये ना इतना अक्रियाशील है, इसको ना किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मुझे मतलब मेरे आसपास कौन है। कोई भी चीज़ इसके आसपास पड़ी हो आपको वह क्या मिलेगी? इसमें काम करती हुई दिखाई नहीं देती कि ये ऐसा है कि इसके आसपास किसी से कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए।
तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या आ जाता है इसका? देखो, जब मैं यहाँ पे टिन ऑक्साइड की बात करती हूँ, जिंक ऑक्साइड की बात करती हूँ, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। और ये मेटल ऑक्साइड होने के साथ साथ ही एम्फोटरिक भी हैं। एम्फोटरिक, एम्फोटरिक का मतलब क्या होता है? यह उभयधर्मी है। उभयधर्मी होने का मतलब क्या है? उभयधर्मी होने का मतलब यह है कि एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह यह काम कर रहे हैं। दूसरा क्या आ जाता है यहाँ पे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ जाता है। यह भी क्या है? यह भी आपका एक एम्फोटरिक क्या बोलते हैं, ऑक्साइड की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये किसी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तर क्या मिलेगा? यहाँ पे उत्तर आपको मिल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उत्तर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे। आई जस्ट होप सो आपको चीज़ें समझ में आई हों, और कल मिलते हैं। जिसमें जो भी आपको डाउट हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इसी के साथ विदा लेती हूँ। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।